हेलो फ्रेंड्स, सभी लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में बिहार एसआई में अब तक पूछे गए सभी प्रश्नों को यूथ कंपटीशन टाइम्स का जो बुक है उसी के माध्यम से सभी को देखेंगे और इसका विस्तृत व्याख्या देखेंगे। और आपको एक बात मैं बता दूं कि यदि आप एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आप इसका व्याख्या देखिए और इस व्याख्या से आपको अनुमान लग जाएगा क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है और किस तरह के प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आएगा। और बहुत प्रश्न, लगभग आपको 50% तो इसके व्याख्या से आने की संभावना होती है। तो यूथ जो है टाइम कंपटीशन टाइम्स का जो बुक है काफ़ी इम्पोर्टेंट बुक है, तो इसी को मैंने लाया है और सभी को विस्तृत देखेंगे। 2001 से लेकर के अब तक जो है जितने भी 29 सेट्स हुआ है एग्ज़ाम का, सभी को हम लोग देखेंगे। ये आपका पार्ट 1 है, वर्दी का जुनून है, तो ज़रूर देखें। आपसे यही रिक्वेस्ट है, अच्छा लगेगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको जो है नेक्स्ट पार्ट जो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। प्रारंभ करते हैं आज के वीडियो को। ध्यान देना है, परीक्षा तिथि है 2/12/2001, 2/12/2021, 2/12/2001 का ये प्रश्न पत्र है। बिहार कर्मचारी चयन आयोग, बिहार अवर निरीक्षक उत्पाद, प्रारंभिक परीक्षा है। व्याख्या जो है सही, व्याख्या सहित हल प्रश्न पत्र है। तो इसमें अभी पहला जो है प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 1 क्या पूछा गया था आपसे, और इससे संबंधित सभी जो फैक्ट्स हैं उसको कवर करेंगे ताकि यदि यहाँ से प्रश्न दोबारा एग्जाम में बनता है तो आपसे वो ना छूटेगा। तो यहाँ पे पहला प्रश्न है, किसे भारत का महान वीर पुरुष कहा जाता है? तो भारत का महान वीर पुरुष कहा जाता है दादा भाई नेरोजी। दादा भाई नेरोजी राजनेता, उद्योगपति तथा शिक्षाविद थे। इन्हें भारत का महान वीर पुरुष कहा जाता है। इन्होंने वर्ष 1851 में गुजराती भाषा में राष्ट्रगोप्तर, ध्यान देना आपको, गुजराती भाषा में है, राष्ट्रगोप्तर नामक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किया था। यानी राष्ट्रगोप्तर के प्रकाशन करने वाले दादा भाई नेरोजी है, गुजराती भाषा में क्या था और ये साप्ताहिक है। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। उन्होंने 1887 में इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना की तथा ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले प्रथम भारतीय बने। तो दादा भाई नेरोजी से संबंधित इतने फैक्ट्स को हम लोगों ने एक प्रश्न के माध्यम से कवर किया है। आपको ध्यान देना है कितने प्रश्न को मैंने कवर किया है कि राष्ट्रगोप्तर जो है गुजराती भाषा में आया था, साप्ताहिक है, 1851 में दादा भाई नेरोजी का है। प्रसिद्ध रचना है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। उसके बाद 1887 में इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति का स्थापना की तथा ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले प्रथम भारतीय बने। तो इतने सारे फैक्ट्स को कवर किया हम लोगों ने। और का इम्पोर्टेंट यहाँ पे ये है कि आपको वैसे तो फैक्ट्स बहुत सारे मिल जाएंगे आपको, लेकिन क्या वहाँ आपके एग्ज़ाम में आ सकता है उसमें अभी तक जो है यूथ कंपटीशन टाइम्स का जो देखा गया है तो ज़्यादा यहाँ से उम्मीद रहता है। चलिए प्रश्न संख्या 2 पे चलते हैं, सभी प्रश्नों को देखते हुए चलेंगे। इनमें से किसने आनंद मठ लिखा है? तो आनंद मठ को लिखने वाले हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी 19वीं शताब्दी के विद्वान, कवि तथा उपन्यासकार थे। उन्होंने 1870 के दशक में प्रसिद्ध देशभक्ति गीत वंदे मातरम की रचना की, जिसे 1882 में आनंद मठ उपन्यास में शामिल किया गया था। 1882 में शामिल किया गया था। आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह 1763 से 1800 तक का उल्लेख किया गया है। तो आपको ध्यान रखना है, सन्यासी विद्रोह का उल्लेख है। यह विस्थापित किसानों और धार्मिक भिक्षुओं के नेतृत्व में विस्थापित सैनिकों का विद्रोह था जिसे वारेन हेस्टिंग्स ने कुचल दिया था। इनकी प्रमुख रचना कपाल कुंडला मृणालिनी आनंद मठ है। तो कपाल कुंडला जो है बंकिम चंद्र चटर्जी के है, मृणालिनी है और साथ में जो है आनंद मठ है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये जो है इनका 1882 में आनंद मठ उपन्यास में शामिल किया गया था। चलिए, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में उग्रपंथी नरम दल से अलग हो गया था। यानी उग्रपंथी जो है गरम दल नरम पंथी से अलग हो गया था। कब? तो 1907 में आप लोगों ने पढ़ा होगा, सूरत विभाजन 1907 में हुआ था। सूरत हुआ था, साथ में गरम दल और नरम दल का विभाजन हो गया था 1907 के। कांग्रेस के सूरत अधिवेशन के समय कांग्रेस का विभाजन नरम दल, उदारवादी नरम दल को कहते हैं, और गरम दल उग्रवादी में हो गया। विभाजन का मुख्य कारण कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता था। उदारवादी रास बिहारी बोस ने अध्यक्ष बनाना चाहते थे। उदारवादी जो है रास बिहारी बोस को अध्यक्ष बनाना चाहते थे, जबकि उग्रवादी लाला लाजपत राय को
अध्यक्ष बनाना चाहते थे। अंततः उदारवादी नेता रास बिहारी बोस को अध्यक्ष बनाया गया और कांग्रेस का विभाजन हो गया। चलिए नेक्स्ट है 1905 में लंदन में होम रूल सोसाइटी का स्थापना करने वाले कौन है? तो श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा 1905 में होम रूल सोसाइटी का स्थापना लंदन में की गई थी। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में होम रूल सोसाइटी 1905 तथा इंडिया हाउस की स्थापना की, जिसका उद्देश्य भारत की स्वतंत्रता के लिए विदेशों में क्रांतिकारी आंदोलन का प्रसार करना था। चलिए नेक्स्ट पेज में चलते हैं। प्रश्न संख्या 5 है, अगस्त 1942 में अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी की मीटिंग में बम्बई में कौन सा प्रस्ताव पारित किया गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है ये प्रस्ताव पारित किया गया था। तो यहाँ पे फैक्ट्स जो दिया है उसको देखना है। भारत छोड़ो आंदोलन द्वितीय विश्व युद्ध के समय 9 अगस्त 1942 को आरंभ किया गया था। इसका लक्ष्य भारत से ब्रिटिश साम्राज्य को समाप्त करना था, जिसके लिए 8 अगस्त 1942 ईस्वी को बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान में अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में हुए कांग्रेस के अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव को पारित किया गया। यह आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया था, अखिल भारतीय आंदोलन तथा जिसमें उन्होंने करो या मरो का नारा दिया था। अगला है, इनमें से कौन सा नेता नरमपंथी है? तो नरमपंथी नेता में बाल गंगाधर तिलक देखेंगे तो ये गरमपंथी है। दादा भाई नेरोजी ये आपको नरमपंथी, ये सही उत्तर होगा। बिपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय, तो लाल बाल पाल जो है ये गरमपंथी है, दादा भाई नेरोजी नरमपंथी है। कांग्रेस के नरमपंथी नेताओं का दृष्टिकोण सुधारवादी था। ये संवैधानिक तरीकों से अपनी मांगों को ब्रिटिश सरकार के समक्ष रखते थे और इनमें दादा भाई नेरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता आदि प्रमुख थे। तो ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता ये सभी जो है नरमपंथी थे, संवैधानिक तरीके से अपना मांग रखते थे। तो ये आपको हो जाएगा नरमपंथी। अगला है, होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? श्रीमती एनी बेसेंट। बाल गंगाधर तिलक एवं रानी बेसेंट ने 1916 में होम रूल लीग की स्थापना पृथक रूप से की थी। तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना पूना में अप्रैल 1916 में की थी, जिसकी अध्यक्षता जोसेफ बप्टिस्टा ने की थी, जबकि रानी एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना 9 सितंबर 1916 में अडियार में किए थे। तो आपको एक चीज़ ध्यान देना है कि तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना पुणे में किया था। कहाँ? पुणे में अप्रैल 1916 में, जबकि ये जो है एनी बेसेंट इन्होंने किया था मद्रास में अडियार में सितंबर 1916 में। तो पहले बाल गंगाधर तिलक फिर एनी बेसेंट, तो पहले बी आता है फिर एन आता है। तो आपको एनी बेसेंट जो है 1916 में किया था सितंबर में, बाल गंगाधर तिलक अप्रैल में 1916 पुणे में, और मद्रास में एनी बेसेंट। नेक्स्ट है, इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना कब हुई थी? तो इंडियन नेशनल यूनियन जो है ये 1884 में स्थापित हुआ था। इंडियन नेशनल यूनियन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC की पूर्ववर्ती संस्था थी, जिसकी स्थापना एओ ह्यूम एवं हेनरी कॉटन द्वारा 1884 में की गई थी। तो आपको ध्यान देना है कि इंडियन नेशनल यूनियन के संस्थापक कौन है? एओ ह्यूम, साथ में हेनरी कॉटन। 1884 में इसकी स्थापना हुई थी। पूर्ण स्वराज की घोषणा के बाद प्रथम स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? 26 जनवरी 1930। ध्यान देना आपको, ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि पूर्ण स्वराज की घोषणा के बाद जो है प्रथम स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी को मनाया गया था। कब? 1930 में। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने घोषणा की 31 दिसंबर 1929 में हुए लाहौर अधिवेशन में कर दी थी कि इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई तथा 26 जनवरी 1930 का दिन पूरे राष्ट्र में प्रथम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निश्चय किया गया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। प्रश्न संख्या 10 में प्रथम अंतरिम सरकार की स्थापना कब की गई थी? प्रथम अंतरिम सरकार 2 सितंबर 1946 को नवनिर्वाचित संविधान सभा ने भारत की अंतरिम सरकार का गठन किया, जो 15 अगस्त 1947 तक अस्तित्व में बनी रही। अंतरिम सरकार की कार्यकारी शाखा का कार्य वायसराय की कार्यकारी परिषद करती थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीयों ने साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया था? यानी भारतीयों के द्वारा साइमन कमीशन का विरोध करने का क्या कारण था? तो इसका कारण था कमीशन के किसी भी सदस्य का भारतीय न होने के कारण। साइमन कमीशन में टोटल 7 सदस्य थे और सभी जो सदस्य हैं वो ब्रिटिश
ब्रिटिश थे यानी अंग्रेज थे, तो इसी वजह से इसका विरोध किया गया था। चलिए इसका जो है विस्तृत व्याख्या देखते हैं। साइमन कमीशन के सभी सदस्य अंग्रेज होने के कारण कांग्रेसियों ने इसे वाइट मैन कमीशन यानी वाइट मैन सफ़ेद आदमी कमीशन कहा गया और देश भर में इसका विरोध हुआ। तो ये फैक्ट्स आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। वाइट मैन कमीशन जो है साइमन कमीशन को कहा गया क्योंकि सभी जो है अंग्रेज थे, अंग्रेज को गोरे कहा जाता था। तो विरोध हुआ था। 8 नवंबर 1927 को इस आयोग की स्थापना हुई थी। साइमन कमीशन की स्थापना 8 नवंबर 1927 स्थापना हुई है 8 नवंबर 1927 को, बट भारत जो आए हैं ये आए हैं 28 में, ये आपको ध्यान रखना है। स्थापना हुई थी। इस आयोग का कार्य इस बात की सिफारिश करना था कि क्या भारत इस योग्य हो गया है कि यहाँ के लोगों को और संवैधानिक अधिकार दिया जाए। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को भारत में आया था। तो भारत आया था 3 फरवरी 1928 को और इसमें विचार किया गया था क्या भारतीय इस योग्य हो गया है कि इसे संवैधानिक अधिकार दिया जाए। तो ये विचार करने के लिए था। 7 टोटल जो मेंबर था सभी अंग्रेज था, इसी वजह से इसे वाइट मैन कमीशन कहा गया था। चलिए अगला है, महात्मा गांधी ने 1932 में आमरण अनशन क्यों किया था। तो आमरण अनशन करने का कारण 32 में था कि ब्रिटिश सरकार द्वारा दलितों के लिए पृथक चुनाव की घोषणा, ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो है दलितों के लिए पृथक चुनाव की घोषणा किए जाने के कारण ये विरोध आमरण अनशन हुआ था। चलिए इसका व्याख्या देख लेते हैं। 1932 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा कम्युनल अवार्ड सांप्रदायिक पंचायत के माध्यम से मुसलमानों, ईसाइयों, सिखों, आंग्ल भारतीयों, पारसी, दलितों तथा महिलाओं के लिए प्रांतीय विधानमंडलों में पृथक निर्वाचन प्रणाली लागू करने की घोषणा की गई। यह प्रणाली दलितों पर विशेष रूप से लागू थी। इसके विरोध हेतु गांधी जी ने 20 सितंबर 1932 ईस्वी को आमरण अनशन यरवदा जेल पुणे से प्रारंभ किया था। परिणामतः पूना पैक्ट जो है संपन्न हुआ। अगला है, गदर पार्टी का स्थापना किसने की थी। तो गदर पार्टी को स्थापित करने वाले जो हैं लाला हरदयाल था। तो लाला हरदयाल यहाँ पे आपको ऑप्शन में नहीं है, तो ये ध्यान देना है आपको। यहाँ पे जो है ये स्टार इसी वजह से लिया गया है। अनेक भारतीयों ने लाला हरदयाल के नेतृत्व में गदर पार्टी की स्थापना अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में 1913 ईस्वी में अंग्रेजी साम्राज्य को खत्म करने के उद्देश्य से अमेरिका में रह रहे भारतीयों को संगठित करने के लिए हुई थी। गदर पार्टी के संस्थापक व अध्यक्ष सरदार सोहन सिंह भाकना थे। संस्थापक और अध्यक्ष भी रहे हैं केसर सिंह उपाध्यक्ष और लाला हरदयाल महामंत्री थे। तो गदर पार्टी के महामंत्री थे लाला हरदयाल। गदर पार्टी ने अपना पहला अखबार 1913 में उर्दू में निकाला था, उर्दू भाषा में पहला निकाला था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 1942 के कांग्रेस अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था। तो कांग्रेस के 1942 अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था। चलिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं। गया था बम्बई अधिवेशन में, आप लोगों ने ऊपर भी देखा था। 8 अगस्त 1942 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी। गांधी जी भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 को हुई थी, गांधी जी के भारत छोड़ो की। इसी आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रपति होता है। तो भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होते हैं। भारत के राष्ट्रपति राज्य का संवैधानिक, यहाँ देश नहीं आपको ध्यान रखना है क्योंकि संविधान में जो है देश को ही राज्य कहा गया है। तो राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं। राष्ट्रपति भारतीय गणराज्य का कार्यपालक अध्यक्ष तथा राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन की नीति जो है आपको 55 में दिया गया है। 54 में निर्वाचन राष्ट्रपति का चुनाव दिया गया है। निर्वाचन 55 में है, 54 में चुनाव है, 61 में जो है महाभियोग है, 60 में शपथ है, 52 में जो है राष्ट्रपति के पद का उल्लेख है। तो ये सभी फैक्ट्स आपको ध्यान रखना है। कौन सी भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है। वो भारत का नागरिक हो, बिल्कुल होना चाहिए। वो 35 वर्ष से अधिक आयु के हो, बिल्कुल होना चाहिए, 35 या 35 से अधिक। उसमें लोकसभा के सदस्य निर्वाचित होने के लिए निर्धारित सभी योग्यता हो, यानी निर्वाचित होने के लिए लोकसभा के जो सदस्य हैं ऐसी योग्यता होनी चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि सदस्य हो, बस निर्वाचन होने के योग्य होना चाहिए। वह संसद के किसी सदन का सदस्य हो, ये गलत है। सदन का सदस्य होना जरूरी नहीं है। अगला है, इसका देख लेते हैं डिटेल्स कि अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति पद के लिए निम्नलिखित योग्यताएं हैं। योग्यता जो है 58 में दिया गया है। तो ये जो है भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुकी हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, चुनाव के समय वह लोक लाभ का पद धारण न करता हो, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या संघ राज्य की मंत्री परिषद का सदस्य होना लाभ का पद नहीं होगा।
अगला है आपातकाल की घोषणा संसद में अनुमोदन के लिए प्रस्तुत की जानी चाहिए। तो ये जो है 1 महीने के अंदर आपको प्रस्तुत करना होगा। भारतीय संविधान में आपात उपबंध भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए हैं, जो संविधान के भाग ये 18 में अनुच्छेद 352 से 60 तक उल्लिखित है, जिसमें 3 प्रकार के आपात, राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात की बात कहा गया है। तो राष्ट्रपति शासन 326 में, वित्तीय आपात 360 में है और राष्ट्रीय आपात जो है 352 में है। ये भी आपको ध्यान रखना है। मंत्रिपरिषद है, तो मंत्रिपरिषद जो है कैबिनेट से बड़ा निकाय है। मंत्रिपरिषद क्या है? कैबिनेट से बड़ा निकाय है। संविधान का अनुच्छेद 74 केंद्रीय मंत्रिपरिषद का वर्णन करता है। 74 में कहा गया है कि राष्ट्रपति को सहायता व सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधानमंत्री होगा। कैबिनेट मंत्रियों, राज्य मंत्रियों व स्वतंत्र प्रभार के मंत्रियों को मिलाकर मंत्रिपरिषद बनता है। चलिए नेक्स्ट पेज में चलते हैं। राज्यपाल का वेतन किस कोष से आता है? तो राज्यपाल का वेतन जो है राज्य की संचित निधि से आता है। राज्यपाल का वेतन, भत्ते तथा ऐसे विशेषाधिकारों का उपभोग करने का अधिकार है जो राज्यपाल परिलब्धियां, भत्ते एवं विशेषाधिकार अधिनियम 1982 में विनिर्दिष्ट है। वर्ष 1987 में संशोधन द्वारा प्रावधान किया गया कि राज्यपाल की परिलब्धियां एवं भत्ते उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किए जाएंगे। अनुच्छेद 158(3)(4) में है। राज्यपाल के वेतन और भत्ते राज्य की संचित निधि से दिए जाते हैं। राज्यपाल का वेतन जो है 3,50,000 है अभी वर्तमान में। भारत का प्रधानमंत्री जो है सत्ता दल का अध्यक्ष हो सकता है। सत्ता दल का अध्यक्ष हो सकता है प्रधानमंत्री। तो यहाँ आपको डिटेल्स में देखना है कि संसद में समानता बहुमत दल को ही सत्ता दल कहा जाता है, जिसके संसद सदस्य किसी एक सदस्य को वह संसद हो अथवा सत्ता दल का कोई सदस्य हो प्रधानमंत्री पद के लिए अपने सत्ता दल का नेता स्वीकार करते हैं। वह बहुमत दल का अध्यक्ष भी हो सकता है, बस हो सकता है। प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते समय संसद न होने पर उसे 6 माह के अंदर संसद सदस्य के रूप में निर्वाचित होना आवश्यक है। तो ये केवल ऐसा नहीं है, फिक्स नहीं है, वो कहीं से भी हो सकते हैं, बस 6 महीने के अंदर जो है उनको अपना सिद्ध करना होगा। यदि वो सदस्य नहीं भी हैं तो वो बन सकते हैं प्रधानमंत्री, 6 महीने के अंदर उनको बनना होगा। चलिए अगला है, एक व्यक्ति क्या एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है? तो हाँ, बिल्कुल हो सकता है। 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा अनुच्छेद 153 में से एक परंतुक जोड़ा गया कि एक ही व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। तो ये किसके माध्यम से जोड़ा गया? 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि एक व्यक्ति एक से अधिक राज्यों के राज्यपाल हो सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय किसे हटाने के लिए राष्ट्रपति को सिफारिश कर सकता है? सर्वोच्च न्यायालय किसे हटाने के लिए राष्ट्रपति को सिफारिश कर सकता है? तो संघ लोक सेवा आयोग के सभापति और दूसरे सदस्यों को, यानी सर्वोच्च न्यायालय जो है राष्ट्रपति को सिफारिश करेंगे कि आप संघ लोक सेवा आयोग जो है यूपीएससी के सभापति और दूसरे सदस्य को हटाइए। इनका सिफारिश जाएगा राष्ट्रपति के पास। अब देखिए डिटेल्स में है कि संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को हटाने के बारे में प्रक्रिया व प्रावधान अनुच्छेद 317 में दिया गया है, जिसके तहत संघ तथा लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या किसी सदस्य को केवल राष्ट्रपति, राज्यपाल नहीं के आदेश द्वारा उनके पद से हटाया जा सकता है। हटाने के लिए केवल राष्ट्रपति है, वो राज्य में हो या फिर आपको केंद्र में हो। जब कदाचार से संबंधित अध्यक्ष व सदस्यों को हटाने का कोई मामला राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय के पास भेजा जाता है, तब वो अनुच्छेद 145 के प्रावधान के अनुरूप मामले की जांच करता है और राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट जो है भेजता है। सलाह है जो कि बाध्यकारी नहीं होगा, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। प्रश्न संख्या 23 है, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति का प्रयोग किया गया है? तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के द्वारा। न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति सर्वोच्च और उच्च न्यायालय के द्वारा जो है प्राप्त है। यहाँ ध्यान देना आपको कि भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय के साथ साथ उच्च न्यायालय को भी प्राप्त है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान तथा उसकी सर्वोच्चता की रक्षा न्यायिक पुनरीक्षण, न्यायिक पुनरावलोकन, जुडिशियल रिव्यू के द्वारा की जाती है। न्यायिक पुनरीक्षण के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय कानूनों की संवैधानिकता का परीक्षण करती है। संयुक्त राज्य अमेरिका तथा भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की व्यवस्था है। साथ ही न्यायिक पुनरावलोकन
पुनरीक्षण की व्यवस्था है भी यूएसए के संविधान से ही लिया गया है और इसका जो है वर्णन अनुच्छेद 137 में है न्यायिक पुनरीक्षण का। राज्यसभा में राज्यों को प्राप्त है, तो राज्यों को जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व प्राप्त है। तो यहाँ पे ध्यान देना आपको, विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को राज्यसभा में सीटों के आवंटन संबंधी नियम संविधान की 4वीं अनुसूची में वर्णित है। 4वीं अनुसूची में सीटों का जो है बंटवारा है। सीटों का आवंटन प्रत्येक राज्य की जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। राज्यसभा में सर्वाधिक सीटें जो है आपको उत्तर प्रदेश से है 31 है और महाराष्ट्र जो है दूसरे स्थान पे है जिनका 19 है। और आपको बताना है कि बिहार में जो है राज्यसभा के कितने सीट है, तो यहाँ पे मैं बता दूं कि 16 सीट है, आप लोगों को भी पता होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 25 देखते हैं कि भारत का संविधान भारत को वर्णित करता है राज्यों का संघ के रूप में। भारत को जो है वर्णित करता है राज्यों के संघ के रूप में। तो यहाँ पे ध्यान देना है आपको, राज्यों के संघ के रूप में है। विनाशी राज्य का जो है अविनाशी संघ, तो राज्य क्या है, राज्य विनाशी है, लेकिन अपना जो संघ है राष्ट्र है वो आपको विनाशी नहीं है। तो यही ध्यान रखना है आपको कि भारतीय संविधान के भाग 1 से 4 में संघ और राज्य उसके राज्य क्षेत्र के बारे में वर्णन है। अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत जो है राज्यों का एक संघ है। तो आपको ध्यान देना है, यहाँ पे हो सकता है कहीं कहीं आपको ये देखने को मिल जाए कि विनाशी राज्यों का संघ है। विनाशी राज्यों का संघ है यानी राज्य का विनाश किया जा सकता है लेकिन संघ का नहीं किया जा सकता है। तो ये चीज़ कहीं कहीं आपको देखने को मिल सकता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये जो है आपको इस वीडियो के माध्यम से टोटल मैंने 25 प्रश्न अभी तक कराया हूँ। यदि आप लोगों का पॉजिटिव रिस्पांस रहेगा तो इसके आगे का पार्ट 2 लाया जाएगा और पूरी बुक को कंप्लीट करा दिया जाएगा। आज के वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। सभी लोगों को धन्यवाद।